नमस्ते दोस्तों। राजस्थान का भौतिक स्वरूप और राजस्थान के भौतिक स्वरूप में हमारा पहला टॉपिक चल रहा था राजस्थान का मरुस्थल। इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो दे दिया है, उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। जो बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफिशिएंट जो मैटर है और सफिशिएंट जो इसके अंदर मटेरियल है वो मैं प्रदान कर रहा हूँ। इसीलिए आप लोग बैठ के जब इसको सुने तब उसके साथ साथ नोट्स बना लिया करो। तो हमारा राजस्थान का मरुस्थल चल रहा था। कौन सा चल रहा था? राजस्थान का मरुस्थल। तो बताया था आपको कि जो राजस्थान का मरुस्थल है वो ऐसे, आपको बताया था कि उत्तर से दक्षिण 640 किलोमीटर और जो पूर्व से पश्चिम जो इस साइड वाला हिस्सा है वो लगभग कितना फैला हुआ है? लगभग 300 किलोमीटर फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 300 किलोमीटर फैला हुआ है। यदि अक्षांशीय विस्तार की बात करें, कौन सी अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ पर 25 डिग्री जो रेखा गुजरती है, 25 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर बात करें तो लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। कौन सी गुजरती है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। कौन सी? उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये कौन सी है? उत्तरी अक्षांश रेखा। ये बात याद रखना, कई बार पूछ लेता है। उसके बाद में कई बार ये पूछ लेता है कि जो मरुस्थल है पूर्व और पश्चिम में कितने देशांतरों के मध्य है। तो इधर से यदि हम बात करें तो ये तो आ गया 69 30 डिग्री। कौन सा है? 69 30 डिग्री। यदि इस साइड की बात करें तो 75 डिग्री 45। कौन सा है? ये ऐसे यहाँ पर 75 45 डिग्री। कौन सा है? यहाँ से लेके इतनी, ये देशांतर रेखा है, देशांतर। और ये भी क्या है? देशांतर रेखा। ये भी पूर्वी है और ये भी क्या है? पूर्वी है। आपको टीलों के बारे में बता दिया था, टीलों के बारे में, जो मरुस्थल के अंदर टीले हैं उनके बारे में बता दिया था। इसकी मिट्टी की बात करें, इस मरुस्थल में जो मिट्टी है वो कैसी है? बलुई मिट्टी है। कौन सी है? बलुई मिट्टी है। और आपको पता है यहाँ पर 33 महासागर बहता था। ये 33 महासागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? 33 महासागर का अवशेष है। दोस्तों कई बार पूछ लेता है कि 33 महासागर का अवशेष हम क्यों माने। तो 33 महासागर जो है यहाँ पर बहता था, उसके अवशेष के रूप में यहाँ पर जो खारे पानी की झीलें हैं, क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। जैसे सांबर है ना, सांबर जयपुर के अंदर। और उसके बाद में डीडवाना है। डीडवाना कहाँ है? नागौर में है। वहाँ पर नागौर में एक जाबदी नगर है। कौन सी है? जाबदी नगर है। उसके बाद में फलौदी है। फलौदी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। फिर उसके बाद के अंदर यहाँ पर बात करें जैसलमेर में तो कावोद झील है, कावोद है। उसके बाद के अंदर नीचे की साइड में और आए तो इधर बाड़मेर के अंदर पंचभद्रा झील है, पंचभद्रा है। उसके बाद में लोणकरणसर झील है, लोणकरणसर झील है। जैसलमेर के अंदर पोखरण झील है, पोखरण झील है। तो इन सारी बातों से पता चलता है कि यहाँ पर कभी न कभी समुद्र बहता था और उस समुद्र का नाम क्या था? 33 महासागर। तो हमारा जो मरुस्थल है इसका जन्म कब हुआ था ये तो मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद भी ये 33 महासागर के अवशेष के रूप में सामने आया। और यहाँ की मिट्टी है बलुई मिट्टी है। क्या है? मिट्टी बलुई मिट्टी है। उसके बाद के अंदर यदि हम बात करें तो ये जो मरुस्थल है इसमें मोटा अनाज बहुत अधिक होता है। कौन सा अनाज है? मोटा अनाज, मोटा अनाज होता है। और दूसरी बात, ये संसार का सबसे नवीनतम या हम बात कर सकते हैं तरुण या जवान या युवा मरुस्थल है। क्या चीज़ है? नवीन है, तरुण है, क्या है? तरुण है। और या जवान है या युवा मरुस्थल है संसार का। यहाँ पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक लोग रहते हैं। कितने? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और ये सबसे उपजाऊ मरुस्थल भी है। क्या? संसार का सबसे उपजाऊ मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? संसार का सबसे उपजाऊ मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? ये संसार का सबसे उपजाऊ मरुस्थल है, नवीनतम मरुस्थल है ये जो मरुस्थल है।
क्षेत्रफल के आधार पे बता दिया था कि संसार में क्षेत्रफल के आधार पे ये 17वां बड़ा मरुस्थल है, और मैंने प्रश्न भी दिए थे कमेंट बॉक्स के अंदर। आपने अभी तक तो पहले वाली जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में प्रश्नों के उत्तर आए नहीं हैं। यदि वीडियो देखता है, पूरे सच्चे मन से तैयारी करता है, तो उन प्रश्नों के उत्तर जरूर देता है। तो उपजाऊ मरुस्थल है, संसार का सबसे उपजाऊ मरुस्थल है। बाजरे की खेती, बाजरा इसके साथ मोठ ये बहुतायत इस मरुस्थल में होता है। ठीक, उसके बाद में कहता है इस मरुस्थल की और क्या विशेषताएं, ये विशेषताएं चल रही है, क्या चल रही है, इसकी विशेषताएं चल रही है। पहले हमने बताया ये 33 महासागर का अवशेष है, अवशेष के रूप में ये झीलें हैं, जिससे हमें पता चलता है ये मरुस्थल है। यहाँ पर एक महासागर बहता था, उससे पहले यहाँ पर ये अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में बताया, इसकी मिट्टी बताई, ये हम विशेषताएं बता रहे हैं। इसके अलावा जो मरुस्थल है ये गर्म मरुस्थल है, ये आपको बताया था। तो यहाँ पर आंधियाँ भी बहुत चलती है। क्या चलती है? आंधियाँ चलती है। तो आंधियाँ जो सर्वाधिक चलती है वो कहाँ पर चलती है? श्री गंगानगर में चलती है। कहाँ पे चलती है? श्री गंगानगर में आपको बहुत अधिक आंधियाँ दिखाई देगी। यहाँ पर सर्वाधिक जो आंधियाँ 27 दिन तक चलती है। कितने दिन तक? दूसरा स्थान है हनुमानगढ़ का। किसका है? हनुमानगढ़ का दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान किसका है? बीकानेर का। किसका है? बीकानेर का। चौथा स्थान है जैसलमेर का। कि इस मरुस्थल के अंदर जो सर्वाधिक जो आंधियाँ चलती है वो श्री गंगानगर में चलती है। दूसरा स्थान हनुमानगढ़ का है। किसका है? हनुमानगढ़ का है। तीसरा स्थान किसका है? बीकानेर का है। फिर उसके बाद में जैसलमेर का है। यहाँ पर आंधियों का क्रम है। हनुमानगढ़ के अंदर 19 दिन आंधियाँ चलती है। कितने दिन चलती है? 19 दिन चलती है। बीकानेर में 17 दिन चलती है। जैसलमेर में 15 दिन आपको देखने को मिल जाती है। जैसलमेर में कम क्यों चलती है? क्योंकि गंगानगर की तुलना में यहाँ पर जो मिट्टी के कण हैं वो मोटे हैं। मोटे होने के कारण यहाँ पर जो आंधी है वो कम चलती है। जैसलमेर में ज़्यादा चलती है। जभी तो जैसलमेर के अंदर इसे पवन पंखों की नगरी कहते हैं। पवन पंखों की नगरी यानी कि यहाँ पर पवन ऊर्जा बहुत अधिक कारगर है, क्योंकि यहाँ पर हवा तो चलती है लेकिन हवा के साथ मिट्टी कम उड़ती है, इसीलिए यहाँ पर जो पवन पंखे हैं वो कारगर है। गंगानगर में कारगर नहीं है। उसके बाद में आपसे यदि पूछ ले कि इस मरुस्थल में सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो गर्म जिला कौन सा है? गर्म जिला चुरू है। कौन सा है? चुरू। सर्दियों के अंदर सबसे ठंडा जिला आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा न्यूनतम तापमान मिलेगा, -4 डिग्री तक चुरू का तापमान गया है। गर्म जिला क्यों है? 2 कारण है यहाँ पर। एक तो कोई नदी नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात है राजस्थान में सबसे कम वनस्पति कहाँ है? चुरू में। जब वनस्पति कम है तो कॉमन सी बात है, जब हवा चलेगी, गर्म हवाएं चलेगी, तो इस धरातल को क्या कर देगी? वो गर्म कर देगी। यदि गर्म स्थान पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? गर्म स्थान पूछ ले, तो गर्म स्थान है जोधपुर का फलोदी। कौन सा है? जोधपुर का फलोदी। वहाँ पर शेरगढ़ गांव है, वहाँ पर काफ़ी गर्म स्थान है ये। कौन सा? फलोदी का शेरगढ़ गांव। कारण क्या है? क्योंकि प्रतिशतता के आधार पे बात करें तो सबसे कम वन जोधपुर में है, और वन कम होंगे तो कॉमन सी बात है जो हवा है, गर्म हवा, वो धरातल को अत्यधिक गर्म करेगी। तो जो गर्म स्थान है वो फलोदी है। गर्म जिला वो कौन सा है? चुरू है। फिर आपसे ये पूछ ले इस मरुस्थल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बड़ा नगर कौन सा है? तो बड़ा नगर है जोधपुर है। कौन सा है? बड़ा नगर है जोधपुर है। इस मरुस्थल का सबसे बड़ा नगर है। फिर आपसे ये पूछ ले इस मरुस्थल के अंदर सबसे ज़्यादा पशु संपदा कौन सी है? पशु संपदा कौन सी है? तो बकरी है। कौन सी है? बकरी है, पशु संपदा है इस मरुस्थल में। और पौष्टिक जो घास है वो कौन सी है? सेवण घास है। कौन सी है? जैसलमेर में आपको खूब मिलती है। इसके अलावा जो मरुस्थलीय घास है, मरुस्थलीय घास कौन कौन सी है? कंटाली है, कंटाली। और कौन सा है यहाँ पर? कंटाली, बांखड़ी, सेवण घास। आपको बता दूं जो सेवण घास है ये दुधारू पशुओं के लिए काम आता है। कंटाली, भांखड़ी ये ऊँट खाता है। ऊँट के लिए बादाम का काम करती है। कौन? भांखड़ी 2 प्रकार की होती है, सफ़ेद और काली। उसके कांटे होते हैं, ऐसे फैल जाती हैं। इसके अलावा भी वनस्पति है। क्या चीज़ है? इसके अलावा भी वनस्पति है। और वनस्पति कौन कौन सी है यहाँ पर? खेजड़ा मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? खेजड़ा मिल जाएगा, धोंकड़ा मिल जाएगा, इसके अलावा रोहिड़ा। कौन सा? रोहिड़ा। मैं पहले वीडियो के अंदर रोहिड़े के बारे में बता चुका हूँ कि इसका जो फूल है राजस्थान का राज्य फूल है। खेजड़ा राजस्थान का राज्य वृक्ष है। 1983 में ये घोषित हुए थे, ये बता चुका हूँ मैं आपको। इसके अलावा बूर, इसके अलावा केर, खेर, इसके अलावा झाड़ियाँ,
झाड़ियाँ किसकी? बेरियों की। उसके अलावा क्या है? बबूल। कौन सी है? बबूल इत्यादि इसके अंदर जो वनस्पति है इस मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। कौन सी है? पाई जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको और आगे बताता हूँ। हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं इस मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल में से प्रश्न कैसे बनेंगे इसके ऊपर भी अपने डिस्कस करेंगे, क्योंकि राजस्थान का जो मरुस्थल है भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल है। इसके अलावा ठंडा मरुस्थल है लद्दाख के अंदर, जो आपको पता ही है। तो इस मरुस्थल से अक्सर प्रश्न आ जाता है, अक्सर प्रश्न आता है, और इसीलिए इसको अपने तैयार रहना चाहिए। इसके बारे में पूरी तरह से हर दृष्टि से कैसे ही प्रश्न आ जाए, इसकी विशेषताओं से आ जाए, इसके टीलों से आ जाए, यहाँ की पृष्ठभूमि से प्रश्न आ जाए, उसके बारे में हमें बताना है। आगे इस मरुस्थल में सबसे बड़ा जो अभयारण्य है, कौन सा है? अभयारण्य कौन सा है? अभयारण्य है वो कौन सा है? मरु उद्यान। कौन सा है? मरु उद्यान। ये यहाँ का सबसे बड़ा अभयारण्य है, और ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला है। सर्वाधिक कहाँ पर है ये? जैसलमेर में फैला है, जैसलमेर में फैला है। जैसलमेर थोड़ा सा हिस्सा किसका है? बाड़मेर के अंदर है। और जो मरु उद्यान है जैसलमेर में बाड़मेर में जो फैला हुआ है मरु उद्यान, ये पीवड़ा सांप, पीवड़ा, गोडावण पक्षी, उसके लिए जाना जाता है पीवड़ा सांप। इसके लिए अक्कलवुड फॉसिल पार्क भी है इसके अंदर 25। कौन सा है? अक्कलवुड फॉसिल पार्क। अक्कलवुड फॉसिल पार्क, उनकी संख्या कितनी है? फॉसिल पार्क कितनी है उनकी संख्या? 25। ये जो प्राचीन अवशेष हैं, किनके अवशेष नहीं, अपने जीवाश्म कह सकते हैं, पेड़ों के कई हज़ार साल पुराने। इसी के अंदर चूहे के दांत के 60-70 हज़ार साल पुराने दांत के भी प्रमाण मिले हैं। तो सबसे बड़ा अभयारण्य बता दिया। सबसे बड़ी जो नदी है इस मरुस्थल की, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लोनी है। कौन सी है? लोनी नदी इस मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है। जब इसमें बाढ़ आता है तो बाड़मेर के गांवों के अंदर तबाही मच जाती है, वहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है। इसको मीठी खारी भी नदी भी कहते हैं। उसके बाद में इस मरुस्थल को क्या बताया था अभी मैंने? सबसे युवा मरुस्थल बताया था, लेकिन ये आगे फैले नहीं। इसको आगे फैलने से कौन रोकता है? अरावली। यदि मैं इस मरुस्थल की बात करूँ, ऐसे है ये मरुस्थल, यदि ये आगे ना फैले तो इसके लिए प्राकृतिक तौर से ये ऐसे अरावली है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका विस्तार हो रहा है। उत्तर की यदि बात करें तो सतलज नदी तक ये मरुस्थल गया हुआ है। पश्चिम की तरफ जाएं देखें तो सिंध नदी तक पहुंच गया है। दक्षिण के अंदर कच्छ की खाड़ी, ये बीच के अंदर ये मरुस्थल है। भविष्य के अंदर इसके लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं। 2007 के अंदर जो इसरो है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, उसने बताया था कि इसके अंदर कुल राजस्थान के अंदर 67% भाग के अंदर मरुस्थल है, और उसको रोकथाम करने के लिए भी संस्था बनाई थी, और उस संस्था का नाम था संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन। क्या चीज़ है? कन्वेंशन, UNCCD। कौन सी है? UNCCD। ये एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की, और उसने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये कब चलाई थी? 2007 ईस्वी के अंदर। कब? 2007 ईस्वी के अंदर मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था, और 2019 के अंदर इसकी सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब हुआ था इसका सम्मेलन? 2019 के अंदर नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका सम्मेलन आयोजन हुआ था कि मरुस्थलीकरण है आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मरुस्थलीकरण आगे बढ़ेगा तो वनस्पति कम होगी, यदि वनस्पति कम होगी तो चारागाह कम होंगे, चारागाह कम होंगे तो पशु संपदा कम होगी, हमारे नकारात्मक असर बढ़ेंगे, आंधियाँ ज़्यादा चलेगी, और जो भारतीय कृषि प्रधान देश है इसके ऊपर एक नकारात्मक असर पड़ेगा। और इसी के अंतर्गत राजस्थान के अंदर भी मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी सन 1966 के अंदर। कब हुई थी? 1966 ईस्वी के अंदर मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, मरु विकास बोर्ड की।
विकास बोर्ड की, इसका उद्देश्य यही था कि इस मरुस्थल के अंदर कैसे कैसे भविष्य के विकास की संभावना को निकाला जा सके। तो 1966 के अंदर कैसे मरुस्थल पर काबू पाना है, मरुस्थल को कैसे नियंत्रण करना है, कैसे यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने हैं और कैसे ये मरुस्थल आगे बढ़ने से रुका रहे। इसीलिए 1966 में मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। और उसके बाद के अंदर सन 1977-78 के अंदर मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया था कि मरुस्थल का विकास कैसे किया जाए, कैसे यहाँ पर भविष्य के अंदर मनुष्य के लिए संभावनाओं को तलाशा जाए। ये 16 जिलों के अंदर, कितने जिलों में, 16 जिलों के 85 खंडों के अंदर चलाया गया था। कितने खंडों में चलाया गया था? 85 खंडों के अंदर। 1977-78 के अंदर कितने खंडों में? 16 जिले और 85 खंडों में, 16 जिलों के 85 खंडों में चलाया गया था। खंडों में इसको चलाया गया था। किसको चलाया गया था? मरु विकास कार्यक्रम को चलाया गया था। उसके बाद में जो मरुस्थल है, जिसके बारे में आप जान रहे हो, मरुस्थल में कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लेते हैं, खड़ीन क्या है ना। वैसे तो टांका है, टोबा है, इनके ऊपर भी अपने बात करेंगे, आगे एक टॉपिक आएगा उसके अंदर बात करेंगे। लेकिन कई बार इस मरुस्थल के अंदर पूछ लेते हैं, खड़ीन क्या है? खड़ीन, इसके ऊपर प्रश्न पूछ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। आज से हज़ारों साल पहले की तकनीकी है ये, हज़ारों साल पहले की तकनीकी है। पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर के अंदर जो थे, इन्होंने इसको शुरू किया था। इसको लगभग 1.5 मीटर ऊंचा ऐसे बांध बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? बांध। इसके लिए कम से कम मजबूत भूमि होनी चाहिए, नहीं तो यदि ये पानी अपने रोकेंगे ना तो आसपास की भूमि खराब हो जाएगी और वहाँ पर सेम की समस्या आ जाएगी। क्योंकि जब इसमें पानी रखते हैं, अपने घर के अंदर टैंकी बनाते हैं और वो टैंकी बढ़िया नहीं बनती है ना, तो आसपास की दीवारों के अंदर सिलन आ जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर है। इसीलिए ये जो बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है, इसकी खड़ीन की दीवार लंबी चौड़ी बनाई जा सकती है। इसको काफ़ी भूमि में वर्षा के पानी को नियंत्रित करने के लिए एक तरह से बड़ी सारी ऐसे डैम टाइप हो गया। क्या है ये? कैचमेंट डैम हो गया। इसमें पानी, इसके बाद में क्या होता है कि इसके अंदर एक छेद रखा जाता है ताकि उसको बंद भी किया जा सके, खोला भी जा सके। और मान लो एक तरफ ढलान रखी जाती है और ये पानी से भर जाता है तो इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। यदि अत्यधिक भर जाए तो ये बाहर निकाल देता कि ये टूटे ना। उसके बाद में इन खेतों के अंदर उसका उत्पादन, इस पानी से जितनी आवश्यकता हो इस खेत के अंदर पानी देके और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। एक बात तो ये। उसके बाद में ये भी चीज़ है कि ये जो खड़ीन है, इसके नीचे की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। खास बात ये डैम बहुत मजबूत होना चाहिए, ये भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। जब इसमें पानी थोड़ा रह जाता है तो इस पानी के अंदर भी फसल पैदा कर सकना। तो यहाँ पर भी अत्यधिक भर जाए तो इसके पानी को अन्य खेतों में निकालना। उसके बाद भी ये खड़ीन है वो ऐसी जगह पर होना चाहिए तो कि आसपास के खेतों को भी नुकसान ना हो। तो कई बार पूछ लेता है खड़ीन कहाँ पर है? जैसलमेर में आपको देखने को मिलती है। अब नागौर में भी लोगों में एक दूसरे के अंदर जागरूकता पैदा हुई है। देखा देखी जैसलमेर के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों ने प्रारंभ किया था। किसने? पालीवाल ब्राह्मणों ने पैदा किया था। किसको? इसे। इसके अलावा राजस्थान के मरुस्थल में और बहुत सारे तरीके हैं पानी को एक नियंत्रित रखने के लिए। प्लाया है, टाट है, रन है। प्लाया, टाट, रन ये भी हैं। जिन क्षेत्रों के अंदर प्लाया, टाट और रन है वो भी पानी को एक संचित रखने की एक तरीका है। लेकिन इसकी एक शब्दावली कराऊंगा मैं, उनके अंदर आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। यदि मैं इसी के अंदर ही सारा कुछ बताऊंगा तो आप सारे कंफ्यूज हो जाओगे। अभी एक मरुस्थल है, इसको मरुस्थल ही रहने दो। मरुस्थल में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कभी मरु विकास कार्यक्रम पूछ सकता है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और मरु विकास बोर्ड भी पूछ सकता है। उसके बाद में जो कोप UNCCD 2019 नई दिल्ली में, जिसे कोप 2020 की जो बैठक हुई थी नई दिल्ली के अंदर, वो यही थी। कोप 2020 का नाम सुना होगा, 2019 के अंदर हुई थी। ये UNCCD ये क्या चीज़ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मरुस्थल को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन। कौन सा है? कन्वेंशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। मरुस्थल के ऊपर आपको जितनी भी चीज़ बताई है उनके ऊपर आपने
नोट्स वगैरह बना के और फिर इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी मारने हैं। 2 टॉपिक पूरे जब हो जाएंगे, भौतिक स्वरूप, राजस्थान का परिचय तो पूरा करवा दिया है, और भौतिक स्वरूप जब पूरा हो जाएगा तो मैं 100 प्रश्नों का आपसे टेस्ट लूँगा, और जो व्यक्ति उन टेस्ट को दे देगा इसी में से लूँगा मैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उसके बाद में कुछ बाकी उसका बचेगा। तो मरुस्थल का एक छोटा सा वीडियो आपको बताया और वो टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको अरावली से शुरू करवाऊंगा, क्योंकि भौतिक प्रदेश के अंदर पहला जो भौतिक प्रदेश था हमारा वो कौन सा था? मरुस्थल। दूसरा भौतिक प्रदेश आएगा अरावली। तीसरा कौन सा आएगा? पूर्वी मैदान। चौथा कौन सा आएगा? पठारी प्रदेश। कौन सा आएगा? दक्षिण पूर्वी का पठार बताएंगे हम। ये 4 भौतिक प्रदेश होगा, जिसमें सबसे नवीन कौन सा है? मरुस्थल है, और सबसे प्राचीन कौन सा है? अरावली है। सबसे प्राचीन कौन सा है? अरावली है। तो मैंने जो एक प्रश्न दिया था आपने बताया नहीं कि ईश्वर सिंह ने मरुस्थल को क्या कहा है? रुक्ष प्रदेश कहा है। क्या कहा है? रुक्ष प्रदेश। कभी प्रश्न आपसे पूछ सकता है किसने कहा था? ईश्वरी सिंह ने। किसने कहा था? ईश्वरी सिंह ने इसको क्या कहा है? रुक्ष प्रदेश कहा है। क्या कहा है इसे? रुक्ष प्रदेश। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।